हेलो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम इस वीडियो में आज हम एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। चैप्टर होगा अपने सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। सिविक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। What is democracy? Why democracy? तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे व्हाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। शायद ये आपको इसमें विजिबल नहीं होगा। तो डेमोक्रेसी क्या है, अब शायद आपको अच्छे से विजिबल हो रहा होगा ये। हाँ, तो डेमोक्रेसी क्या है, इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस चैप्टर जो देखा था उसमें 3-4 जो कंट्री थे उनकी केस स्टडी हमने देखी थी, चाइल्ड, पोलैंड और घाना। तो किस तरह से जो अपना चाइल्ड की केस स्टडी हमने डिस्कस की, उसमें एक रूलर थे पिनोसेट, उनके रूल के बारे में हमने डिस्कस किया था। पोलैंड में हमने डिस्कस किया था कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के बारे में, कम्युनिस्ट पार्टी का किस तरह से शासन था, ये हमने अच्छी तरह से पिछले वीडियो में सीखा था। और किस तरह से ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थे। यानी सबसे पहले तो हमें डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं क्या है, शासन व्यवस्था, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है वो कैसा है, इसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एक वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी सिंपल वे में आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी अभी तक। अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई एक फेमस डेफिनेशन है इसकी, डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ द पीपल। देखो, एक फेमस अब्राहम लिंकन, ये यूएसए के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने डेफिनेशन दी थी कि डेमोक्रेसी इज ए रूल ऑफ द पीपल। इसके बाद में उन्होंने इसमें जोड़ा था फॉर द पीपल, और बाय द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ये डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा। इसके अलावा हम, ये डेफिनेशन तो आप सभी ने सुनी होगी, लेकिन इसके अलावा हम यदि पर्टिकुलर डेमोक्रेसी वर्ड को डिफाइन करें, इस वर्ड के अनुसार चलें, तो ये ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड है, डिमोस और दूसरा है आपका क्रेस्टिया। इन दोनों से मिलकर बनी है। डिमोस का मतलब होता है पीपल, इसका मतलब होता है पीपल, और इस शब्द का मतलब होता है रूल। तो डेमोक्रेसी को यदि हम शब्द के हिसाब से समझना चाहें तो उसका मतलब ये आपके सामने रहा। समराइज वे में हम यदि इसकी एक और डेफिनेशन देखें, देखो ये दूसरी
डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, एक ही बता दिया। तीसरा, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र सरकार का एक रूप है। कैसा रूप है? इन विच, जिसमें कि, इन विच, जिसमें कि द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, are elected by the people। मतलब डेमोक्रेसी को समराइज वे में हम तीसरी डेफिनेशन देखें तो उसका मतलब ये हो गया कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र गवर्नमेंट का, सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें जो शासक वर्ग होता है, गवर्नमेंट में जो शासन करते हैं, उन लोगों का चुनाव किया जाता है। किनके द्वारा? पीपल्स के द्वारा। तो ये एक डेफिनेशन होगी। मैंने आपको इसमें 3 डेफिनेशन बताई। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा हूं जो कि आपको अजीब सी लगेगी। ये तीनों डेफिनेशन को एक साथ मिलाकर भी आप लिखें, उससे पहले एक चीज आप समझिए कि इन तीनों में एक कॉमन चीज सामने आ रही है कि डेमोक्रेसी प्रजातंत्र शासन व्यवस्था है किसकी? लोगों की। लोग क्या करते हैं? उसमें अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हैं। मतलब यही हुआ इन तीनों डेफिनेशन का। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये पूरी तरह से इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है। अब ये इनकम्प्लीट कैसे हैं, इसी चीज को हम सीखेंगे, क्योंकि हमें सीखना क्या है? व्हाट इज डेमोक्रेसी। और अभी तक हमने क्या सीखा है? सिर्फ डेमोक्रेसी में ये चीज सीखी है। लेकिन ये कैसे इनकम्प्लीट है, इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स सीखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हाँ, और इन चीजों में क्या क्या चीज, इन डेफिनेशंस में और क्या क्या चीज जोड़ी जाए जिससे कि डेमोक्रेसी पूरी हो। सबसे पहला, डेमोक्रेसी को समझने के लिए कुछ इसके फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स जो डेमोक्रेसी या किसी शासन व्यवस्था में इंक्लूड होंगे तभी वो कंप्लीट होगी। तो हमारा टाइटल रहेगा फीचर्स, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इन फीचर्स में हम 4 फीचर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा मेजर डिसीजन, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। एक फीचर्स ये होना चाहिए डेमोक्रेसी में, जो अब मैं फीचर्स आपको बता रहा हूं 4, वो यदि किसी शासन व्यवस्था में या किसी गवर्नमेंट में है तभी वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री है, अदरवाइज वो क्या होगी? डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इन्हीं फीचर्स के आधार में आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। You can distinguish between democratic and non-democratic countries। सो पहला हो गया ये आपका मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। मीन्स जो फाइनल डिसीजंस होते हैं, जो पावर मेकिंग जो डिसीजंस है वो किनके द्वारा लिए जाने चाहिए? इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। पहला फीचर्स। दूसरा, हम इसको डिटेल में सीखेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको समराइज वे में बता रहा हूं। फ्री
एंड फेयर इलेक्शन। जैसा कि मैंने आपके लिए लिखा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, मतलब डेमोक्रेसी में ये हम इसको समराइज वे में करें तो बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। मीन्स इसमें सभी को अपने पावर को चूज करने की छूट बराबर वे में मिलनी चाहिए। तीसरा फीचर, 1 पर्सन 1 वोट, वन वैल्यू का कंसेप्ट उसमें प्रिवेल करना चाहिए। 1 वैल्यू मीन्स each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value, ये इसमें होना चाहिए। चौथा फीचर, रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ लॉ। आपको अच्छे से पता होगा इस टर्म का मतलब, पिछली क्लास में आपने अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसका देखा था, पूरा चैप्टर था आपके इसमें। एंड respect for rights, ये चौथा एक इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो जिस भी शासन व्यवस्था में, जिस भी गवर्नमेंट सिस्टम में ये चारों चीज हैं, तभी वो फुली क्या होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अदरवाइज नॉन गवर्नमेंट। इनमें से एक भी कंपोनेंट उसमें यदि नहीं है, एक भी कंपोनेंट की एब्सेंस है, तो वो नॉन डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा। अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला, जैसा ये मैंने आपको बताया, मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। ध्यान से यदि आप इन चीजों को सुनेंगे तो आप अच्छे से इसमें क्या कर सकते हैं, पकड़ बना सकते हैं और अच्छे से आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो डेफिनेशन में क्या था, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन इसमें देखो क्या है, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ 1947 में, लेकिन वहां कभी भी स्टेबिलिटी शासन व्यवस्था में नहीं रही। हम पूरा पाकिस्तान की हिस्ट्री डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि अक्टूबर 1999 में एक इंपॉर्टेंट घटना होती है। वहां क्या, मिलिट्री कूप। अब मिलिट्री कूप से आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं, पहले वीडियो में आपने अच्छे से पहले वीडियो में नहीं, पहले चैप्टर में मिलिट्री कूप को मैंने अच्छे से आपको डिफाइन किया। तो मिलिट्री कूप वहां हुआ कब, अक्टूबर 1999। मिलिट्री कूप किसकी अगुवाई में हुआ, आपने नाम सुना होगा, जनरल परवेज मुशर्रफ। ये देखो नाम में जैसे जनरल लगा है, जनरल
के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने चाइल्ड की शासन व्यवस्था और वहाँ की हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया था तब। तो ये मिलिट्री के जनरल थे, मिलिट्री के चीफ थे। इन्होंने 1999 में किया क्या कि जो डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, कैसी गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब जनता की, और वो थी भी कैसी? इलेक्टेड, और गवर्नमेंट थी। उसको क्या कर दिया? उसका तख्ता पलट कर दिया। किसकी सहायता से? मिलिट्री कूप की सहायता से। और खुद को डिक्लेयर कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। बहुत अच्छी बात कर दी। अब आपके दिमाग में ये चीजें आ रही होंगी कि क्यों हम पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान के बारे में पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद है इस पॉइंट को क्लियर करना, और ये एग्जाम्पल यहीं से अच्छी तरह से क्लियर हो सकता है। इसके बाद में वापस यहीं आते हैं हम कि अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसके कुछ समय बाद में 2002 में, लगभग 3 साल बाद में, इसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया, प्रेसिडेंट। लेकिन अब देखो किस तरह से ये सत्ता अपने हाथ में ले रहा है। यहां इलेक्शन हुआ है, फ्री और फेयर मीन्स में इलेक्शन हुए थे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू भी थी, रूल ऑफ लॉ और मेजर डिसीजन टेकन बाय, ये 2 कंडीशन वहां वायलेट हो रही हैं। 2 कंडीशन वहां हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, और 2 कंडीशन वहां किस तरह से वायलेट हो रही हैं। तो यही मेरा मकसद आपको समझाने का कि डेमोक्रेसी किस तरह से डेफिनेशन में अलग है। इलेक्टेड ऑफ द पीपल बाय द पीपल हो रहा है, लेकिन किस तरह से ऐसी कंडीशन, ऐसी सर्कमस्टेंसेज बन रही हैं कि हम उसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बोल सकते, उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रेसिडेंट खुद को डिक्लेयर कर दिया, लेकिन डिक्लेयर करने से पहले इसने एक रेफरेंडम करवाया। रेफरेंडम काइंड ऑफ जनमत संग्रह, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप जनमत संग्रह। मतलब ओपन में लोगों का ओपिनियन मांगा गया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको ओवर रूल्ड करके मुशर्रफ प्रेसिडेंट बनना ये कितना वैलिड है। इसके लिए उन्होंने जनता की राय मांगी। ये तो डेमोक्रेटिक वे में हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि तो अच्छी बात हो रही है कि जनता की अपनी राय दी जा रही है, लेकिन इसमें एक क्लोज है, एक पॉइंट है कि उस समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या किया गया, इंपॉर्टेंट बोलो या मेल प्रैक्टिस बोलो, कि जो पाकिस्तान का मीडिया था, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होता है? जो मानव के अधिकारों को लिए लड़ते हैं, सरकारों से, विभिन्न देशों की सरकारों से लड़ते रहते हैं। और कोई एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट हो या डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट हो, वो इन सबको क्या कर दिया गया? कैप्चर कर लिया गया। और इनमें से कुछ लोगों ने बाद में अपनी आवाज बताई कि ये जो रेफरेंडम हुआ था, इसमें मुशर्रफ ने माल प्रैक्टिस यानी गलत मीन्स का इस्तेमाल उसने इसमें किया था। तो गलत मीन्स का इस्तेमाल करके तो वो अपने फेवर में रेफरेंडम करवा ही लेगा। तो फिर यहां जाकर उसने फ्री और फेयर जो इलेक्टोरल प्रोसेस थी उसको भी भंग कर दिया। इसके बाद में मुशर्रफ का आतंक यही नहीं रुका, आगे भी चलता रहा। आगे क्या किया? आगे उसने अगस्त 2002 में एक ऑर्डर निकाला, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। कब? अगस्त 2002 में उसने डिक्लेयर किया, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, एक लीगल
फ्रेमवर्क। अभी लीगल फ्रेमवर्क क्या है, मतलब एक कानून बनाया, एक लॉ बनाया, अपनी तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आदेश दिया कि इस ऑर्डर में उसने कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अमेंड कर दिया। अमेंड करके उसमें जो प्रोविजंस थे उनमें अमेंडमेंट कर दिया, और उनमें क्या लिखा कि प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट वो कभी भी किसी भी वक्त जो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, इनको क्या कर सकता है, वो सस्पेंड कर सकता है या इनको क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। अब आपके दिमाग में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के बारे में कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो आप यदि हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेशनल असेंबली का मतलब हो गया हमारी पार्लियामेंट, आप उस हिसाब से समझिए। प्रोविंशियल असेंबली का मतलब हो गया जैसे हमारे विभिन्न स्टेट्स में विधानसभा होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस तरह से। तो ये एक आदमी के हाथ में ये सारी पावर आ गई कि वो जब चाहे इलेक्टेड, जो डेमोक्रेटिक रूप से इलेक्टेड फॉर्म है, उसको वो कभी भी अबोलिश कर सकता है, कभी भी डिसमिस कर सकता है। ऐसा उसने संविधान में अमेंड करके इंश्योर किया। इसके अलावा उसने एक प्रोविजन और इसमें कर दिया कि जो सिविलियन कैबिनेट है, जो सिविलियन कैबिनेट, सिविलियन कैबिनेट, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक संस्था का निर्माण कर दिया, एक ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण कर दिया, जिसका नाम था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। लेकिन ये सुपरवाइज तो करेगी, ये बॉडी इसको सुपरवाइज करेगी। अब आप आयरनी देखिए कि सिविलियन कैबिनेट जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बनी हुई होती है, यानी जिनको लोगों ने चुनकर भेजा है, उन लोगों की बनी हुई बॉडी है। और ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा किसका पार्टिसिपेशन था, मिलिट्री ऑफिसर्स का। मिलिट्री ऑफिसर्स को इसमें नॉमिनेट करता था या अपॉइंट करता था, तो इसका ज्यादा वर्चस्व कर दिया कि ये बॉडी इसको सुपरवाइज करेगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में पावर किसके पास हुई, राष्ट्रपति के पास। ये सारी व्यवस्था करने के बाद में पाकिस्तान में नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली के लिए इलेक्शन होते हैं। क्या होंगे, इलेक्शन। अब आप समझिएगा इसको, इलेक्शन होते हैं, लोग अपनी पसंद से अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। अच्छी बात हो गई, रिप्रेजेंटेटिव चुने भी जाते हैं, चुनकर वो चले जाते हैं सिविलियन कैबिनेट में, यदि नेशनली बात करें थे, और बाकी प्रोविंशियल जो असेंबली है वहां चुनकर वो अपने वहां चले जाते हैं। लेकिन उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। अब आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन कौन कौन से हो गए, कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रेस्ट्रिक्शन, डायरेक्ट प्रेसिडेंट्स का सुपरवाइजरी रोल। क्यों, क्योंकि वो कभी भी इन बॉडीज को अबोलिश और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता था। तो अब आप एक जरा बात बताइए कि पाकिस्तान में तो इलेक्शन भी हो रहे हैं और वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भी चुन रहे हैं, उन रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर भी है, लेकिन पावर कैसा है, लिमिटेड। तो क्या इस कंडीशन में आप पाकिस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि
माना जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यानी जनता के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है उनका चुनाव जरूर किया गया है, लेकिन उनके पास रियल में किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है, यानी दे आर नॉट रियल रूलर। यहां वास्तविक शासक कौन है? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट कैसे चुना गया है? नॉन डेमोक्रेटिक वे में, इलेक्टेड नहीं है ना वो तो अपनी मर्जी से मिलिट्री coup करके बना है। यानी ये रिप्रेजेंटेटिव जो हैं ये ना तो किसी प्रकार का कोई फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, यदि किसी प्रकार के डिसीजन में क्लैश की स्थिति आती है तो किसका डिसीजन सुप्रीम होगा या प्रिवेल करेगा? प्रेसिडेंट का। जो फाइनल पावर है, जो डिसीजन लेने की पावर है, वो किस में है? आर्मी ऑफिशियल्स में। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में किसका डोमिनेंस है? आर्मी ऑफिसर्स का। और हम ये बात बोलें कि इन सब में भी सबसे ज्यादा जो पावर है वो किसका है? जनरल मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। तो ये जो कंडीशन है, ऐसी जो कंडीशन है वो विभिन्न, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं होगा। ये कैसा होगा, कैसी व्यवस्था में होगा? जहां डिक्टेटरशिप होगी, डिक्टेटरशिप। अब आप डिक्टेटरशिप से किसको जोड़ेंगे? हिटलर को। हिटलर भी तो डिक्टेटर था, वो भी तो नॉन डेमोक्रेटिक वे में वहां का चांसलर बना था। इसके अलावा जहां मोनार्की होगी, अब मोनार्की मैंने आपको कई बार समझा दिया तो मोनार्की भी समझाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं ऊपर परवेज मुशर्रफ ने बिठाई हैं, उन महोदय ने जो व्यवस्था बैठाई है वो सारी या तो आपकी डिक्टेटरशिप की निशानी है या आपकी मोनार्की की है। ये कतई भी डेमोक्रेटिक रूल की नहीं है। तो हम यहाँ समराइज वे में बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, कौन सा? कि जो मेजर डिसीजंस जो हैं वो किसके द्वारा लिए जाने चाहिए? इलेक्टेड मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा। लेकिन यहाँ लीडर कौन है? मुशर्रफ। और मुशर्रफ जो है वो चुना हुआ नहीं है। तो ये एक बेसिक फीचर इसका हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, इन ए डेमोक्रेसी, इन ए डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन making power must rest with elected leaders। मतलब जो पावर है वो किसमें होना चाहिए? इलेक्टेड लीडर में। आप इतनी बात लिखेंगे तब भी वही बात है। आप सिंपल वे में ये लिखेंगे कि मेजर डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर, तब भी वही बात है। पर मेरा मकसद था आपको ये सारी चीजें समझाने का। अब हम शिफ्ट करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर्स पर, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रोल कंपटीशन। ये जो चीज है ये पाकिस्तान में पूरी तरह थी, क्योंकि वहां इलेक्शन में किसी प्रकार का कोई घपला नहीं मिला। फ्री और फेयर मींस में इलेक्शन वहां हुए, लेकिन फिर भी वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो डिसीजन होते थे, मेजर डिसीजन, वो इलेक्टेड मेंबर्स नहीं लेते थे, कहीं और ही लेता था। अब देखो, इस फैक्टर या इस कंपोनेंट को क्लियर करने के लिए हम दो कंट्री का एग्जांपल लेंगे। पहला हमारा पड़ोसी चाइना, और दूसरा नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है मैक्सिको। पहले हम चाइना के एग्जांपल से हम
समझते हैं। चाइना की जो क्या बोलते हैं कांग्रेस है, या जब वहां की पार्लियामेंट है, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। जैसे हमें हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, तो वहां बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नाम में तो पीपल लगा रखा है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लेकिन क्या स्थिति है ये अभी आपके सामने आएगी, फिर आप ही अंदाजा लगाना कि स्थिति इसमें वास्तविकता है क्या। चाइना में इसका देखो चाइनीज नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका चाइनीज नाम है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा इसका, ग्वांगुओ रेनमिन दाइबियाओ। दाइबियाओ दाहुई, ये उसका चाइनीज नाम है। ये जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, इसका चाइनीज नाम ये है। इससे हमें इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है, आप इतना याद रखो, नेशनल पीपल कांग्रेस। तो नेशनल पीपल कांग्रेस में जो चीफ होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट जो होंगे वो इसके लीडर होंगे, यानी जो डिसीजन है वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा। अब वहां व्यवस्था क्या है, प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्री और फेयर मीन्स में इलेक्शन वहां होते हैं। लेकिन कंसर्न क्या है, कंसर्न ये है कि वहां सिंगल पार्टी सिस्टम है। सिंगल पार्टी मतलब वहां कोई दूसरी पार्टी नहीं, सिर्फ एक ही पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के लीडर ही चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब लोगों के पास जो चॉइस है, लोगों के पास जो ऑप्शन है, वो इन्हीं में से उनको मिलता है। इसके अलावा कोई भी कैंडिडेट वहां इलेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाता। नो वन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन चाइना अदर देन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अतिरिक्त कोई भी कैंडिडेट वहां इलेक्शन नहीं लड़ सकता। तो आप जरा बताइए, ये फ्री और फेयर इलेक्शन का मेथड हुआ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ लोगों की जो चॉइस है वो लिमिटेड है, एक से अधिक पार्टी यदि हो तो उनके पास ज़्यादा चॉइस हो। तो जिस पार्टी को क्लियरेंस मिलता है, जिस व्यक्ति को इस पार्टी के द्वारा क्लियरेंस मिलता है, वही इसमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते। इसके अलावा वहाँ एक सिस्टम और है कि कुछ सीटें आर्मी के लिए रिजर्व्ड है, कि आर्मी के कैंडिडेट ही उसमें चुनाव लड़ेंगे और वो ही उसमें गवर्नमेंट में क्या करेंगे, फॉर्मेशन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। तो गवर्नमेंट चाइना में जो है वो ऑलवेज फॉर्म बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एक सिंगल पार्टी का यहाँ ये हमने डिस्कस किया। दूसरा एग्जांपल है आपका मैक्सिको का। मैक्सिको की क्या कहानी है, मैक्सिको की कहानी ये है कि मैक्सिको में हर 6 साल में इलेक्शन होते हैं, 6 ईयर। उससे पहले मैं पीछे जाना चाहूंगा, चाइना में 5 साल में होते हैं, पाकिस्तान में भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, हमारे यहाँ भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं। तो मैक्सिको में हर 6 साल के बाद में इलेक्शन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बड़ी बात कि मैक्सिको में कभी भी डिक्टेटरशिप जैसी व्यवस्थाएं कभी नहीं रही, यानी वहां कभी डिक्टेटरशिप या फिर आप ये बोलो कि मिलिट्री रूल कभी नहीं रहा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब वहां फुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां क्या था कि 2002 तक
2002 नहीं, 2000 तक, 2000 तक हर इलेक्शन में, एवरी इलेक्शन में एक ही पार्टी जीतकर सामने आती थी, दैट इज PRI। उस पार्टी का नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसमें तो कहीं ना कहीं गड़बड़ लगती है कि एक ही पार्टी का लगातार शासन चलता रहा। इससे पहले एक चीज, जो ये कंट्री है मैक्सिको, ये 1930 में आज़ाद हो गई थी, इंडिपेंडेंट कंट्री ये बन गई थी। यहाँ से और यहाँ तक अनुमान लगाओ 70 साल तक एक ही पार्टी की जीत होती थी। लेकिन ये जो जीत होती थी इसमें माल प्रैक्टिस की जाती थी, गलत जो प्रैक्टिस थी वो अपनाए जाते थे, गलत जो तरीके थे वो इसमें एक्सरसाइज किए जाते थे। वो गलत तरीके क्या क्या थे? इस कंट्री में जो अपोजिशन पार्टी थी वो भी होती थी, चाइना की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं था। और इलेक्शन जो होते थे उसमें कॉन्टेस्ट भी करती थी, भाग भी लेती थी, लेकिन कभी भी ये अपोजिशन की पार्टी उसमें जीतती नहीं थी। क्यों? क्योंकि जो PRI है वो कई ट्रिक्स, जो कि गलत तरकीब या तरीके थे उनका यूज करती थी। किसके लिए? टू विन द इलेक्शन, ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। अब हम जरा ये देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से ट्रिक्स जो थी वो इनके द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। सारी ट्रिक्स कैसी थी? गलत थी। ट्रिक कौन कौन सी थी? देखो, पहली ट्रिक कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, यानी जितने भी सरकारी अधिकारी थे, सरकारी नौकरी करने वाले लोग थे, वो पार्टी की मीटिंग को अटेंड करते थे। यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल या गवर्नमेंट सर्वेंट, सर्वेंट बोलो या गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलो, क्या करते थे? ये अटेंड करते थे कौन से? पार्टी मीटिंग, अटेंड द पार्टी मीटिंग। इसके अलावा टीचर लोग जो थे वहां, टीचर अध्यापक लोग क्या करते थे कि जो पेरेंट्स होते थे, बच्चों के जो पेरेंट्स होते थे, उनको प्रेशराइज करते थे, उनको एम्फेसिस करते थे टू गिव दियर वोट इन फेवर ऑफ PRI। यानी वो उन सबको इस चीज के लिए प्रेशराइज करते थे कि आप इसी पार्टी की तरफ आप क्या करें? वोट दें। इसके अलावा मीडिया, किसी भी कंट्री में यदि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। मीडिया क्या करता था कि जो अपोजिशन पार्टी थी उनको इग्नोर करता था, उनकी जो एक्टिविटीज थी उनको इग्नोर करता था। पब्लिक डोमेन में उनके द्वारा उनके जो घोषणा पत्र जो होते थे उनको सामने नहीं लाते थे। इसके अलावा मीडिया हमेशा इस PRI कंपनी जो पार्टी थी इसका क्या करता था? फेवर करता। कई बार क्या होता था कि जो पोलिंग बूथ होते थे उनको शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे मानो कहीं कोई कैंडिडेट जीत कर आ रहा है, जैसे कि आपने मूवी वगैरह में भी बहुत देखा होगा, बूथ कैप्चरिंग, पोलिंग जो बूथ हैं उनको इधर उधर शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट टाइम में। और इस वजह से होता क्या था, यहां मैं गलत बोल गया, बूथ कैप्चरिंग नहीं होता था, यहां होता था शिफ्टिंग ऑफ पोलिंग बूथ। शिफ्टिंग करते थे वो। शिफ्टिंग करने से क्या होता था, जैसे मानो कि कल शाम तक, जैसे कल इलेक्शन होने हैं और सभी लोगों को एक जगह दे दी गई कि यहाँ सभी को वोट कास्ट करना है, लेकिन 11th आवर्स में, लास्ट मोमेंट में इसको उठाकर कहीं और कर दिया जाता है, तो होगा क्या? लोगों को तो वोट डालने में परेशानी होगी। तो ये प्रैक्टिस उनके द्वारा अपनाए जाते थे। इसके अलावा PRI कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च करती थी, किसमें?
जो कैंपेन वो चलाते थे, कैंडिडेट्स जो कैंपेन चलाते थे, इलेक्शन कैंपेन, उनके लिए खूब पैसा ये खर्च करते थे। अब जरा आप एक चीज बताइए, ये मैंने आपको पूरी कहानी बताई दोनों कंट्री की, तो यहाँ फ्री और फेयर वे में इलेक्शन कंडक्ट होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा नो। इसीलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ फुल डेमोक्रेसी नहीं है। चाइना का यदि हम डिस्कस करें तो चाइना में लोगों के पास चॉइस नहीं है, और लोगों को जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी कौन सी है? कम्युनिस्ट पार्टी, उसी को फिर से चुनना है। तो रियल वे में हम नहीं बोल सकते कि वहाँ फ्री और फेयर वे में इलेक्शन होते हैं। वहीं आप मैक्सिको का एग्जाम्पल देखें तो उसमें तो सब कुछ एक्सप्लिसिट है, सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर हम बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये इंपॉर्टेंट उसका क्या हो गया? फीचर हो गया। इसमें और भी चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो हमने 2 इसमें डिस्कस कर लिया। बाकी जो 2 कंपोनेंट है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू और रूल ऑफ लॉ, ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।